आज जो है हमारे पास वो बिल्कुल फाइनल और आखिरी थ्योरी है, और ये थ्योरी जो है हमारे पास, दिस थ्योरी इज़ बाय रूम साहब। ठीक है जी। तो ये जो थ्योरी है हमारे पास, ये रूम की थ्योरी है, और जो है इसको याद रखो, इसको आपने रूम पढ़ना है, वी रूम नहीं पढ़ना। तो उसका जो वी है वो साइलेंट है, जिस तरह कनाइफ का के साइलेंट है उस तरह वी रूम का वी साइलेंट है। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, हम लोग आज के बाद इसे रूम्स थ्योरी पढ़ेंगे। ये जो रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये पुरानी थ्योरी से कुछ इसके पॉइंट्स सिमिलर है और कुछ इसके पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को हम देखते हैं। 2010 से लेके 2020 तक, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ये थ्योरी आई है, और उसके अलावा ये थ्योरी नहीं आई है। लेकिन जब ये थ्योरी आई है तो एग्जामिनर ने बड़े एक्सप्लिसिटली बोला था कि भाई आप जो रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसको जरा आप डिटेल में डिस्क्राइब करो। तो देयर इज आल्सो अ चांस कि एग्जामिनर जो है वो डायरेक्टली इस थ्योरी को पूछ ले। अब इस थ्योरी में है क्या, वो हम जरा डिटेल में देखते हैं। रूम suggested that individuals choose to behave in ways that they believe will lead to outcomes they value. इसका मतलब समझ आया? जो ये यहां से पॉइंट शुरू हो रहा है, यहां से लेके यहां तक, क्या मतलब है इस पॉइंट का? रूम suggested that individuals choose to behave in ways that they believe will lead to outcomes they value. क्या मतलब है इसका? किसी को कोई आइडिया नहीं है जी? और ओके, उमैस, ओ सॉरी, बिलाल, मैं समझ सकता हूँ पीछे अंधेरा है, माहौल अच्छा बना हुआ है, लेकिन जवाब तो फिर भी देना है ना। उमैस, क्या समझ आ रहा है इससे? कुछ समझ नहीं आ रहा? थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी है, समझ तो आ जानी चाहिए भाई। हाँ भाई, तंजीना सुमरो, तुंजीना है, तंजीना है, तुंजीना। सारा, फातिमा, Room suggested that individuals choose to behave in ways that they believe will lead to outcomes they value. यहां पर वो ये बोलना चाह रहा है कि लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं जिसमें उनको लगता है कि उनके हिसाब से आउटकम आएगा। ठीक है ना? लोग आउटकम को देखते हुए उस हिसाब से मेहनत करते हैं। Individuals choose to behave in ways they believe will lead to outcomes they value. For example, if you value money, तो आप, अगर आपको पैसों की वैल्यू है तो आप पैसों के हिसाब से जो आपको काम करने होंगे पैसे कमाने के लिए, आप वो काम करोगे। अगर आप वैल्यू करते हो लर्निंग को, तो आप क्या करोगे? आप काम करोगे ऐसे जिससे आपको लर्निंग हो। इंटर्नशिप करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, ये सारी चीजें। His expectancy theory states that individuals have different sets of goals and can be motivated if they believe. तो आगे रूम साहब ने कहा कि लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, लोगों के
अलग अलग गोल्स होते हैं और लोग मोटिवेट हो सकते हैं अगर वो इस तरह सोचें तो। देयर इज अ पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। उससे ऊपर क्या कहा? हिज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ गोल्स एंड कैन बी मोटिवेटेड। हर इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं और इंसान को मोटिवेट करना आसान हो जाएगा, लेकिन आसान उस वक्त हो जाएगा जब इंसान ऐसा सोचे कि देयर इज पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। मेहनत करोगे तो परफॉर्मेंस आपकी पॉजिटिव अच्छी होगी। पाकिस्तान में क्या है? अजीब माइंडसेट है लोगों का। लोगों का बिलीफ इस चीज पर है ही नहीं कि मेहनत करके इंसान आगे निकलता है। तभी आपने देखा कोई इसकी टांग खींच रहा है, कोई इसकी टांग खींच रहा है, कोई इसको गिराने में लगा हुआ है, वो कोई इसको गिराने में लगा हुआ है। गोरा इस चीज पे प्रॉपरली चल रहा होता है। गोरा ये बिलीव करता है आगे बढ़ना है, मेहनत कर लो। हमारे यहां पे क्या होता है? आगे बढ़ना है, पहले उसको गिराओ फिर आगे निकलो। गोरे की 100% एफर्ट आगे निकलने में होती है, हमारी 60% एफर्ट इस चीज में होती है कि जो अगला बंदा आगे निकला हुआ है पहले उसको गिराना है और फिर उसको गिराने के बाद 40% एफर्ट होती है आगे जाने में। अगर हमारी भी 100% एफर्ट आगे बढ़ने में हो जाए, हम भी कामयाब हो जाएंगे। दूसरों को गिराना छोड़ दो, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। तो रूम यही बात कह रहा है लोगों को मोटिवेट करना बड़ा आसान होगा अगर लोग ये समझे और माने कि देयर इज अ पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। फेवरेबल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपको वही रिवॉर्ड मिलेगा जो आपको चाहिए। समझ आ रही बात? रूम कहता है इंसान को मोटिवेट करना बड़ा आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है? पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि एफर्ट और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव लिंक है। दूसरा, इंसान को ये पता होना चाहिए कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो उसे वही रिवॉर्ड मिलेगा जो उसे चाहिए। थर्ड पॉइंट, द रिवॉर्ड विल सैटिस्फाई एन इंपॉर्टेंट नीड। चौथा, द डिजायर टू सैटिस्फाई द नीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द वर्क एफर्ट वर्थवाइल। समझो जरा क्या है इस थ्योरी में। इस थ्योरी को रूम ने स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। रूम ने कहा कि भाई इंसान को मोटिवेट करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसने अपनी इस थ्योरी का नाम दिया एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में जो ओवरऑल थ्योरी है, इसमें रूम एक ही बात पर फोकस करता रहा है, वो ये कि इंसान अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए काम करता है और हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है। जब हमने मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो टेलर से स्टार्ट किया। टेलर ने क्या किया? एक ही नीड को फोकस किया, पैसा। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, हमने क्या देखा? मैस्लो। मैस्लो ने पिरामिड बना दिया और उस पिरामिड में मैस्लो ने फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इन पांचों को फोकस किया। बोला इनको सैटिस्फाई करते चले जाओ, इंसान मोटिवेट हो जाएगा। फिर आए हर्ट्जबर्ग साहब, उसने मैस्लो की थ्योरी को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसने बोला भाई हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो इंसान को काम करने के लिए कन्विंस करते हैं, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, सुपरविजन। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स दो, जिसके अंदर तो वर्क इटसेल्फ था, रिकग्निशन था और अचीवमेंट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10 पॉइंट्स थे उसके अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास मैकलेलन साहब आए, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताया। उन्होंने बोला भाई ये 3 नीड्स होती है जो इंसान इसके पीछे भाग रहा होता है। अब इसको और ज्यादा डिटेल में रूम साहब ने बताया। रूम ये कहता है कि भाई
हर इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग है, हर इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दो। एम्प्लॉय को यह एहसास दिलाओ कि उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाएगा, एम्प्लॉय अपने आप मेहनत करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय जो है वो पागल भी हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एम्प्लॉय है अहमद जुबैर, तो मैं अहमद जुबैर से एक्सपेक्ट करता हूं कि यार अहमद जुबैर अच्छी परफॉर्मेंस है, अहमद जुबैर प्रमोट होना चाहता है। तो मैंने अहमद जुबैर को एहसास दिलाया कि भाई तुम मेहनत करो, तुम प्रमोट हो जाओगे। अब अहमद जुबैर के अंदर एक मोटिवेशन है कि यार मुझे प्रमोशन मिलने वाली है तो मैं मेहनत करूं। रूम कहता है उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन रूम साथ में ये भी कह रहा है कि जिस चीज को आप फुलफिल करवाना चाह रहे हो उस चीज के लिए अहमद जुबैर के अंदर आग लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अहमद जुबैर कह रहा है सर प्रमोट कर दे मुझे, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन डिपेंड ये भी तो करता है कि अहमद जुबैर कितना जो है उसके अंदर वो है एनर्जी है उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए। अगर अहमद जुबैर कह रहा है ठीक है सर प्रमोट हो जाएंगे, खैर हो गई, देखी जाएगी, तो कभी जिंदगी में उसकी वो मोटिवेशन लेवल आ ही नहीं सकती। अनटिल एंड अनलेस अहमद जुबैर कहे कि नहीं मुझे प्रमोट होना है, तो जब वो अपने इस गोल के ऊपर बहुत स्टबर्न होगा फिर वो अचीव करेगा। अगर वो इस गोल के ऊपर स्टबर्न नहीं होगा तो वो अपने आप को इस चीज के ऊपर अचीव नहीं करवा पाएगा। यही पॉइंट की बात कर रहा है यहां पर रूम। सबसे पहले कह रहा है the employees need to believe that there is positive link between effort and performance। फिर वो कह रहा है एम्प्लॉय को यह भी पता होना चाहिए फेवरेबल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन डिजायरेबल रिवॉर्ड। यानी अगर एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको एक डिजायरेबल रिवॉर्ड मिलेगा। नंबर 3, जो रिवॉर्ड मिलेगा वो उस एम्प्लॉय की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी नीड? कोई भी नीड, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट, पावर, फाइनेंस, लर्निंग, एक्सपोजर, स्किल्स, फेम, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में हर इंसान अलग चीज के लिए काम करता है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए काम करते हैं। टिकटॉकर्स की जिंदगी क्या है? फेम ही है ना। अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते, सिग्नल के ऊपर खड़े हुए टिकटॉक बना रहे, पता ही नहीं पीछे से बस आ रही, मार दिया, टिकटॉक बन गई, फिर वो टिकटॉक ही होता रहा उनका। सही है ना, हो जाता है। बट उनके अंदर क्या है? एक क्रेज है किस चीज का? फेमस होने का। और हमारी आवाम भी पागल है, देखती भी है, पागल है ना भाई। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ये टिकटॉक क्या होता है। कुछ टाइम पहले वो कोई फड्डा हुआ था, कोई लड़की वड़की थी, वो जापान चली गई थी टिकटॉक के लड़ाई और झगड़े की वजह से, तब पता चला टिकटॉक भी कुछ है। मतलब पहले सुना था टिकटॉक है, लेकिन पता ही नहीं था उसमें होता क्या है। पता नहीं क्या लड़की थी, उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे। क्या नाम था उसका? अहमद जुबैर। नाम तो पता होगा। क्या बात कर, क्या नाम था? पता है नाम? क्या नाम था? अलिशबा अंजुम। वो जापान चली गई थी। नहीं यार, ये नाम नहीं था, मुझे नाम नहीं पता, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ वो न्यूज़ पे देख, आर्टिकल आया था उस पर देखा था, नाम ये नहीं था। दोनों चले गए थे जापान। बाय बाय जी। बिलाल, इतनी दूर से बोलते आवाज भी नहीं आती आगे, मुंह तो चल रहा है ना। सही है। फिर रूम कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय को ये बिलीव करवाने में कामयाब हो जाते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज एम्प्लॉय को अचीव करवाना चाहते हो, एम्प्लॉय के अंदर उस चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय को फर्क ही नहीं पड़ रहा
प्रमोट हो रहा है, हाँ ठीक है खैर है, पैसे बढ़ गए, हाँ ठीक है खैर है, कुछ बन गया, हाँ ठीक है खैर है, ऐसे होते हैं ढीले लोग, तो उसको कोई फायदा ही नहीं है, वो कभी मोटिवेट नहीं हो सकता जिंदगी में। हमेशा मोटिवेट कौन होता है? जो बहुत जबरदस्त तरीके से किसी चीज को अचीव करना चाहता है। इसे कहते हैं ना, जुस्तजू होनी चाहिए अंदर, जैसा आपके अंदर होती है ना, रात को एक आंख बंद हो रही है, दूसरी आंख खुली हुई है, लेकिन फिर भी पूछना है मेरी बेबी ने क्या खाया है कि नहीं अली आलमगीर? थक जाते हो लेकिन बालों को शैम्पू तो करना है ना, पता नहीं क्या क्या आता है, कैरेटीन और पता नहीं ये वो क्या क्या लगाना पड़ता है ना। मोटिवेशन है ये, इसकी एक इंपॉर्टेंट नीड है। थक भी गया हो तो भी शैम्पू करके सोएगा। सही कह रहा हूं आप? बालों का ख्याल रखना पड़ता है या ऐसे ही बड़े हो जाते हैं? घर वालों ने पाला वाला है तो मैं ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसे कैसे बड़े हो जाते हैं? ख्याल रखना पड़ता है भाई, अजीब बात नहीं। ठीक है, तो कह रहे द डिजायर टू सैटिस्फाई द नीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द एफर्ट वर्थवाइल। अगर उसके अंदर डिजायर ही नहीं है अपने आप को किसी लेवल पर ले जाने की, तो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट ही नहीं कर सकते आप। तो ठीक है यार, वो बोलेगा जो है जैसा है बस सही है, चल रही है जिंदगी। हमारी जितनी भी लेबर क्लास है, ड्राइवर चौकीदार वगैरह, आप इनको जरा मोटिवेट करने की कोशिश करो, 5 मिनट सुनेंगे ये, उसके बाद बोलेंगे क्या बकवास है, कटा देंगे वो आपको। क्यों? क्योंकि अंदर वो डिजायर ही नहीं उनको आगे बढ़ने की, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बढ़ना चाहते? उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज को बना लिया है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो खानदानों से गरीब चलते हुए आ रहे ना। दादा भी गरीब था, नाना भी गरीब, मामू भी गरीब, चाचा भी गरीब, आसपास सिर्फ गुर्बत ही देखी है, तो वो अपने आप को इस चीज में कन्विंस कर लेते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे इंसान को आप समझाते रहो, मोटिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो डिजायर ही नहीं है। तो रूम आखिर में कह रहे, बोल रहे भाई अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो एम्प्लॉय की जिस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, पावर है, फाइनेंस है, फेम है, जो भी है, एम्प्लॉय जिस नीड के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा रहा है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जबरदस्त किस्म का डिजायर भी होना चाहिए, वरना ये सब मेहनत बेकार है। ठीक है जी। अब हमारे जो रूम साहब थे, उन्होंने 3 बिलीफ्स अपने बनाए, और इन 3 बिलीफ्स के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी को बेस किया है। सबसे पहला जो बिलीफ उन्होंने बनाया रूम साहब ने, वो बनाया बैलेंस। बैलेंस बनाया उन्होंने सबसे पहले। बैलेंस में वो कहते हैं द डेप्थ ऑफ द वांट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सच एज मनी और एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सच एज सैटिस्फैक्शन। जी भाई, क्या मतलब है इसका, बैलेंस का? कौन बता सकता है? जी हुमैस। ओके, और हसन? और चलो, अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर आगे वहां पर 2 ये भी हैं। ये क्या है? सबसे पहले जो है हमारे पास वो है बैलेंस। बैलेंस कहता है द डेप्थ, यानी एम्प्लॉय में कितनी गहराई है
अपने रिवॉर्ड को अचीव करने की। वो रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉय, द डेप्थ ऑफ द वांट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सच एज मनी और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड सच एज सैटिस्फैक्शन। रूम कहता है कि भाई एम्प्लॉय के अंदर कितनी डेप्थ है, उसके अंदर कितनी चाहत है अपने आप को सैटिस्फाई करने की। अब सैटिस्फैक्शन एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, इंट्रिंसिक भी हो सकती है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की। अब बाहर की बात है, बाहर में पैसा। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर की, इनर सैटिस्फैक्शन। अब्दुल सत्तार एदी सारी जिंदगी वक्फ कर दी, कुछ नहीं किया लोगों की मदद करने के अलावा। जब गए तो अपनी आंखें और ऑर्गन्स और अपना घर जिसमें रहते थे सब कुछ गरीबों के नाम कर दिया। क्यों? उनके अंदर बहुत डेप्थ थी लोगों की मदद करने की, बहुत ज्यादा। और सारी डेप्थ किस चीज के ऊपर थी उनके पास? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक, क्योंकि पैसा उन्होंने कोई नहीं कमाया, गाड़ी तक नहीं थी, आना जाना कहीं करते थे तो एदी की एम्बुलेंस में करते थे। हालांकि एदी के पास अपना हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो एम्बुलेंस में घूमते थे, गाड़ी तक नहीं खरीदी। रहते भी एदी होम के अंदर थे, कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं। डेप्थ थी अचीव करने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सट्रिंसिक से पेट ही नहीं भरता। हमारे सियासतदान बेइज्जत हो रहे, जलील हो रहे, रोज टॉक शो पे बुला के कोई ना कोई बेइज्जत करता है, फिर भी क्या है? हुकूमत में वापस आना है, पैसा कमाना है। कितना कमा लेंगे? पागल हो चुके हो पैसा कमाने के लिए। बेइज्जत करो, आप कुछ भी करो, कहते खैर हो गए, पैसे तो आ गए, कोई बात नहीं, आने दो। डेप्थ है भाई उनके अंदर, पैसा कमाने के लिए वो पागल है। तो रूम कहता है सबसे पहली चीज बैलेंस, कि जो चीज एम्प्लॉय अचीव करना चाह रहा है उसके अंदर उस चीज को अचीव करने के लिए डेप्थ कितनी है। नंबर 2, एक्सपेक्टेंसी, द डिग्री टू विच पीपल बिलीव that putting effort into work will lead to a given level of performance। वो कहता है एक्सपेक्टेंसी लोगों की क्या है, लोग क्या समझते हैं कि हम कितनी एफर्ट डालेंगे और उसके अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर लोगों को ये लगता है कि मैं कंपनी में ज्यादा एफर्ट डालूंगा ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा तो लोग एफर्ट डालने को तैयार होंगे। अगर लोगों को ये लगता है कि यार मैं एफर्ट डालता रहूंगा लेकिन उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो कोई भी एफर्ट डालने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जो अच्छी कंपनीज होती है वो अपने पास क्या रखती है? ओवर टाइम बोनसेस। ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, वी विल पे यू मोर। ये जो प्रमोशन होती है, प्रमोशन क्यों होती है? ज्यादा एफर्ट डालो, हम आपको प्रमोट कर देंगे। ये जो छुट्टियां दी जाती है कंपनीज की तरफ से, क्यों दी जाती है? अच्छी परफॉर्मेंस दो, हम आपको छुट्टियां देंगे, बेनिफिट्स देंगे, ताकि एम्प्लॉय को एहसास दिलाया जा सके कि यार आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो हम आपका ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को कहीं ये लगने लग गया कि अच्छी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा तो एम्प्लॉय कभी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही नहीं। अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपको ये लगे कि यार आप जितनी भी मेहनत कर लो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलने 25,000 ही है, कितनी एफर्ट कर लोगे? उतनी ही करोगे ना जितनी चाहिए, ज्यादा करने को तैयार होगे नहीं ना। आप बोलोगे यार मैं 5 घंटे भी एक्स्ट्रा लगा लूं और मुझे एट द एंड ऑफ द डे मिलने वही 25,000 है तो मैं क्यों 1 मिनट भी ज्यादा काम करूं? क्यों करूं? इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट तो तब डालता है ना जब उसको ये लगता है कि यार मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट के अगेंस्ट मुझे कॉम्पनसेट किया जाएगा, इधर फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। अगर मैं ज्यादा एफर्ट करता हूं तो मुझे या तो पैसे मिलेंगे, अगर मैं ज्यादा एफर्ट डालता हूं तो शायद पैसे ना मिले लेकिन मुझे हो सकता है रिस्पेक्ट मिले, पावर मिले, प्रमोशन मिले, अथॉरिटी मिले। लेकिन अगर इंसान को, एम्प्लॉय को ये लगने लग जाए कि मेरी परफॉर्मेंस में
और मेरे जो रिवॉर्ड है उसमें और मेरी एफर्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, तो कभी भी एफर्ट नहीं करेगा वो बोलेगा फायदा क्या। एट द एंड ऑफ द डे मिलना वही है जो मिलता है, वाई वर्क एक्स्ट्रा। आप क्या मैं भी ना करूं? अगर मुझे पता है कि भाई मुझे रोज 9 to 5 नौकरी करनी है और मुझे महीने के आखिर में 5 लाख रुपए मिलेंगे, एक बात कर रहा हूं, तो अगर कोई मुझे 5.25 तक भी रोकेगा ना, मुझे मौत आएगी। क्यों? मैं बोलूंगा 5.25 के बाद कोई पैसे मिल रहे हैं तो क्यों रुकूं भाई? मैं 5 बजे के बाद घर जाके काम कर रहा हूं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है नहीं, तो क्यों काम करूं भाई? जो काम है 9 to 5 में करो, उसके बाद आप कौन मैं कौन, सिंपल होता है। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था शायद। एक्सपेक्टेंसी में देखो क्या है, दो चीजें समझो। ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे थे, ये इसकी थ्योरी के आउटकम्स थे, ये इसको बुलेट पॉइंट में सॉल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है। असल जो थ्योरी है वो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। रूम ने बोला सबसे पहले कि अगर एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करना चाहते हो तो एम्प्लॉय के लिए बैलेंस देखो क्या है। बैलेंस का मतलब आप जिसको जिस चीज के लिए मोटिवेट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पैसों के लिए, तो ये भी देखो कि पैसों के लिए डिजायर कितनी है, कितना ग्रीडी है वो पैसों के लिए। अगर वो बहुत ग्रीडी है तो आप उसकी ग्रीड को इस्तेमाल करके उसको मोटिवेट करो। अगर आपका एम्प्लॉय प्रमोट होना चाहता है, ठीक है, तो कितना ग्रीडी है प्रमोट करने होने के लिए, उसकी ग्रीड को इस्तेमाल करो, उसको मोटिवेट करो, उससे काम ज्यादा लो। ग्रीड बेसिकली अगर मैं बैलेंस में कहूं तो इसकी वो कह रहे हैं ग्रीड, ठीक है ना, उसके अंदर कितनी ग्रीड है वो चीज अचीव करने की, उसकी ग्रीड को उस लेवल तक सेटिस्फाई करो, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। अब ग्रीड कुछ भी हो सकती है, इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेंसी भी आपको देखनी है। एक्सपेक्टेंसी में वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब आपका एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कर रहे हो या लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि the degree to which people believe that putting effort into work will lead to a given level of performance। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा काम या वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो डाल रहे हैं उससे उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट होगा, उसके आउटकम्स कितने बेहतर होंगे, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसको इस चीज का पता होना जरूरी है, वरना वो काम करने को तैयार नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत लालची इंसान हो, आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो, मैं एज ए मैनेजर आपको बोलता हूं ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, काम करो, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको बहुत पैसा चाहिए, तो बैलेंस तो हो गया, डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है इस बंदे को मोटिवेट करना है तो उसे पैसा ही है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते जा रहे हो और मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप एफर्ट डालोगे, उसी चीज की बात कर रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेंसी। Instrumentality, the confidence of employees that they will actually get what they desire even it has been promised by the manager। अब यहां पर आ जाती है बात एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस की कि भाई अगर हमें कमिट कर दिया गया है तो कुछ भी हो जाए हमें मिल जाए। अब वो प्रॉमिस कहीं से भी आए, जरूरी नहीं कि प्रॉमिस करने वाला हमेशा सीईओ या ओनर ही हो, मैनेजर भी हो सकता है। वो क्लियरली कह रहा है द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज दैट दे विल एक्चुअली गेट व्हाट दे डिजायर इवन इफ इट हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय द मैनेजर। बड़ा एक्सप्लिसिटली उसने बताया कि भाई अगर मैनेजर ने भी प्रॉमिस कर दिया ना, एम्प्लॉइज को कंपनी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरी कंपनी बोल रही है तो करेगी, एंड ऑफ स्टोरी। अब ये बोला मेरे टीम लीड ने है, मैनेजर ने है, डायरेक्टर ने है, सुपरवाइजर ने, सीईओ ने या ओनर ने, अगर किसी ने कुछ बोल दिया है ना कि भाई आप ये काम करो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो एम्प्लॉय को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट ने बोला है तो वो देंगे, तब एम्प्लॉय काम करेगा। अगर एम्प्लॉय को आपकी स्किल्स पे डाउट है तो एम्प्लॉय कभी भी आपके ऊपर मेहनत करने को तैयार नहीं होगा। अब कंपनी का मालिक खुद होंडा 70 पे आता हो और वो एम्प्लॉय को बोले बेटा काम कर तुझे मर्सिडीज मिलेगी, एम्प्लॉय बोलेगा पागल है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, साला खुद तो 50 पे या 70 पे आते हो, मुझे मर्सिडीज के ख्वाब दिखा रहे हो।
कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसको पता है कि बातें कर रहे सिर्फ, कभी भी नहीं होगा ऐसा काम। तो कह रहे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस कंपनी के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर होना बहुत जरूरी है कि अगर मेरी मैनेजमेंट बोल रही है तो वो देगी भी और वो करेगी भी, तब तो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देने को तैयार होगा, वरना एम्प्लॉय एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देने को तैयार नहीं। सीधी सी बात, ठीक है जी। अच्छा, ये देख लिया वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी। जल्दी से देख लो ताकि मैं आगे बढ़ूं, इस थ्योरी को क्लोज करूं, ताकि मैं इस चैप्टर को आज खत्म कर लें। अच्छा जी, तो अब इवैल्यूएशन पे या एंड पे आते हैं। इस थ्योरी में रूम ने कहा 3 चीजें थी, बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी। तो रूम ने कहा कि अगर आप जो है वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि ऊपर में से कोई एक भी मिसिंग ना हो, तीनों का होना बहुत जरूरी है। इवन इफ वन ऑफ द कंडीशंस और बिलीफ्स इज मिसिंग, देन रूम आर्ग्यूड वर्कर्स विल नॉट हैव द मोटिवेशन टू डू द जॉब वेल। तो कहते तीनों का इन प्लेस होना जरूरी है, वरना एम्प्लॉय को मोटिवेट करना पॉसिबल नहीं होगा। Therefore, according to Room, managers should try to ensure that employees believe that increased work effort will improve performance and the performance will lead to value and rewards. तो कहता है रूम के एम्प्लॉइज को ये बिलीव करवाना जरूरी है, एम्प्लॉइज को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उनका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और जो रिवॉर्ड मिलेगा ये वही रिवॉर्ड होगा जो वो चाहते हैं या जिस रिवॉर्ड की उनको जरूरत है। अच्छा, अब इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को अगर मैं बड़ा सिंपल अल्फाज में इवैल्यूएट करना चाहूं तो इस सिंपल थ्योरी का मतलब ये है कि रूम का ये मानना था कि हर इंसान की एक्सपेक्टेशन सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। रूम का ये मानना था कि हर इंसान की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। अगर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो, उसकी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दो, एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा करने जा रहे हो, ये भी जरूर देखो कि उस एक्सपेक्टेशन को अचीव करने का एम्प्लॉय में डिजायर कितना है। अगर बहुत ज्यादा डिजायर है फिर तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, मोटिवेशन हो जाएगी, समझ आता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के अंदर डिजायर ही बहुत कम है उस चीज को अचीव करने का, तो एम्प्लॉय के ऊपर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो इन शॉर्ट, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो पूरा कर दो, मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज जो समझ ना आई हो? कंफर्म? अच्छा जी, अब हम एक नई टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि होगा बहुत आसान, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम। कंपनी जो है वो किस किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे सकती है, यह आपने किया भी होगा। मैं इसकी डेफिनेशंस तो नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं ये अज्यूम जरूर करूंगा कि आपको ये सब चीजें आती होंगी। ए, टाइम बेस्ड। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को टाइम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जैसे जितनी भी वेस्टर्न इकोनॉमीज है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एम्प्लॉय को किस तरह, जो लेबर होता है वो किस तरह पैसे दिए जाते हैं, टाइम बेस्ड। वहां पर आवरली वेज होती है, $10 एन आवर, यानी 1 घंटे के $10। अब एम्प्लॉय ने जितने घंटे काम किया है उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। 1 घंटा काम किया $10, 2 घंटे काम किया $20, 5 घंटे काम किया है $50, आवरली वेज होती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जो लोग बिजनेस पढ़ के आए हैं ओ लेवल्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी? मैं पहले करा चुका हूं। वेजेस मजदूरी, जो मजदूर को आप देते हो वो वेज होती है, या तो डेली बेसिस पर होती है या तो वीकली
बेसिस पर होती है, ऐसे ही है, वेज कहलाती है। सैलरी मंथली, सही है जी। हम जब बात करें फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम की, तो एम्प्लॉयज को किस किस तरीके से पैसे दिए जा सकते हैं? एक तो आप टाइम बेस के हिसाब से दो, घंटे का रेट सेट कर दो, उसके हिसाब से उसको पैसे देते रहो। और किस तरह दे सकते हैं हम? पीस रेट, पीस का रेट सेट कर दो। मेरी ये शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैंने रख दिया 1000 रुपये। एम्प्लॉय आए, काम करे, एक शर्ट बनाएगा 1000 रुपये ले जाए, 2 बनाएगा 2000 ले जाए, 5 बनाएगा 5000 ले जाए, सिंपल जी। टोटल आउटपुट में क्या? नहीं तो मैंने तो पीस का रेट सेट कर दिया ना। मेरे एम्प्लॉय से मैंने कहा कि मैं 1000 रुपये दूंगा एक पीस बनाने के लिए। मैं आपका पॉइंट समझा नहीं, पर सॉरी, फिर से बताओ। जितना वो आउटकम निकालेगा टोटल, उस पे भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, वो तो कंपनी ये भी कर सकती है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई 1000 रुपये का एक पीस है, जितने पीस बनाओगे उतने पैसे ले लो, लेकिन जिसने 10 बनाए मैं उसको 1000 रुपये और दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप आए, आपने एक पीस के 1000 रुपये थे, आपने 10 बनाए, तो आपको 10,000 तो मिल गए। लेकिन कंपनी ने ये भी कहा था साथ में कि जो 10 बनाएगा उसको 1000 रुपये और देंगे, तो 11,000 मिल गए आपको। तो ओवरऑल भी आप उसको एडिशनल कॉम्पनसेशन दे सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। वो कमीशन, वो सॉरी, वो बोनस कहलाएगा जी। तो वो तो आपको फिर वो हो गया ना, टारगेट बेस्ड, उस पर भी हम आ रहे हैं। ठीक है जी, पीस रेट हो गया। उसके बाद मेरे पास सी पर है बोनस और डी पर है कमीशन। जी भाई, कौन मुझे बता सकता है बोनस में और कमीशन में क्या फर्क होता है? ओके, और कमीशन आपकी डील पे बेस्ड होता है। ओवैस अकबर, कोने में बड़ी नींद आ रही है, क्या डिफरेंस होता है बोनस में और कमीशन में? तकिया ला दें? ओवैस अकबर, क्या डिफरेंस है कमीशन में और बोनस में? देखो एक चीज याद रखो, ये जो कमीशन होता है, क्लियरली बता रहा हूं, कमीशन जो है वो सेल्स का परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल्स की टीम है, मैंने उनको बोला भाई 1 लाख रुपए का सामान बेचो, 10% तुम्हारा। 10 लाख का सामान बेचो, 50% तुम्हारा। तो सेल्स की टीम को जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? कमीशन। अब हर बंदा कंपनी के अंदर तो सेल्स वाला नहीं है ना। अब घर का जो चौकीदार है उसको आप बोलो ये बेच के आओ तो पैसे दूंगा, बोलेगा साहब दरवाजा छोड़ूंगा तो बेचने क्या जाऊंगा मैं? पॉसिबल नहीं है ना, हर बंदा कुछ ना कुछ बेच नहीं रहा होता। अब कंपनी है, कोई बेच रहा है, कोई बना रहा है, कोई चला रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, सबकी जॉब अलग अलग है। तो कमीशन इज फॉर सेल्स पीपल, बट ऑल द अदर पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू सेल्स, उनको बोनस दिया जाता है। बोनस इज फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ऑन टॉप ऑफ द सैलरी। जैसे कि आपके घर में हर ईद पर आप अपनी चौकीदार को या मासी को पैसे देते हो, ईदी, ये क्या कहलाता है? कमीशन, बोनस कहलाता है साल के आखिर में। यार ये जब डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज साल में 2 बोनस भी देती हैं, कुछ 3 भी, कुछ 4 भी, डिपेंड करता है। अब एक कंपनी है वो हर साल अपने एम्प्लॉय को 10,000 का बोनस देती है। अब जब एम्प्लॉय को छोड़ना होता है तो वो वेट करता है पूरा साल, बोनस कब मिलेगा? दिसंबर में बोनस मिलता है, जनवरी में लोग छोड़ देते हैं, बोनस मिल गया। अब कंपनी तंग आ गई, क्या जैसे ही बोनस मिल जाता है एम्प्लॉय भाग जाते हैं। अब उससे बोला अच्छा एम्प्लॉय हमारे साथ होशियारी कर रहे हैं,
10,000 का बोनस है ना, डिवाइड कर दो, हर 3 महीने बाद 2,500 का बोनस दो। तो जब एम्प्लॉय छोड़ के गया तो उसको पूरा बोनस तो मिला ही नहीं, और एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के भी नहीं जाएगा, जिसको जब छोड़ना है वो अपने हिसाब से छोड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा, अपने फैमिली में भी देखा होगा, एम्प्लॉयज़ वेट कर रहे होते हैं रेजिग्नेशन का कि कब मुझे बोनस मिले, उसके बाद मैं रिज़ाइन करूँ। मैं अपना बोनस क्यों छोड़ूँ? बोनस मिलने के बाद रिज़ाइन किया जाता है। तो जो स्मार्ट कंपनीज है वो बोनस को डिवाइड कर देती है पूरे साल में। जी, और कोई कुछ पूछ रहा था? अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास, वो समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको आता होगा, सैलरी जो मंथ एंड पे दी जाती है। फ्रिंज बेनिफिट्स ये भी आते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर फ्रिंज बेनिफिट्स? जैसे कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती है ना, घर, गाड़ी, वेकेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल अलाउंसेस, मोबाइल, ये सारे जो पेट्रोल, ये जो सारे अलाउंसेस मिलते हैं ना, ये फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। ये भी एक तरीका होता है एम्प्लॉयज को देने का। अच्छा, अब आप इसको, मैंने जब ये फ्रिंज बेनिफिट्स लिखा था तो मुझे किसी की आवाज़ आई थी, नॉन फाइनेंशियल, किसी ने आवाज़ दी थी, आप थे? ये देखो, हम पढ़ के आ रहे हैं। देखो, इसको हम फाइनेंस की कैटेगरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सबको देने के लिए कंपनी को पैसा तो खर्च करना पड़ रहा है ना। ठीक है, एम्प्लॉयज के हाथ में डायरेक्टली पैसा नहीं जा रहा, अग्रीड, लेकिन पैसा लग तो रहा है ना। ठीक है, लास्टली प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी अपने एम्प्लॉय से कहती है जो प्रॉफिट होगा हम आपसे प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, ऐसा भी होता है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट शेयर करने को भी तैयार होती है। जी, तो अलाउंस ही तो है। देखो, अलाउंस को हम यूजुअली जो है वो बोनस कैटेगरी में डालते हैं, अलाउंसेस में डालते हैं, और कुछ कुछ जो है अलाउंसेस को फ्रिंज बेनिफिट्स में भी डालते हैं। हाउस अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, उसको कुछ लोग फ्रिंज बेनिफिट्स की कैटेगरी में भी डाल देते हैं। अभी तो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, कंपनी को ने अलाउंस की कैटेगरी में क्या सेट किया हुआ है। ठीक है, तो बोनस भी आ सकता है उस पर, और वो भी आ सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अब जो है वो हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, तो इससे पहले हम लोग फाइनेंशियल मोटिवेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी किस किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकती है। इसमें टाइम बेस्ड है, पीस रेट है, बोनस है, कमीशन है, सैलरी है, फ्रिंज बेनिफिट्स है, और प्रॉफिट शेयरिंग है। ये वो तरीके हैं जिनसे कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली कॉम्पनसेट कर सकती है और उनको जो है वो मोटिवेट कर सकती है। अब सवाल ये है, जैसे कि आपने जब मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताई थी कि इट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल मोटिवेशन दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। एट टाइम्स पैसों के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। तो पैसों के अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं कि हर बंदा पैसों के लिए काम कर रहा हो, बहुत सारे लोग हैं जो बगैर पैसों के काम करते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो। एक जो है हमारे पास वो है जॉब रोटेशन।
डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट जॉब रोटेशन इज? किसी को कोई आइडिया है जॉब रोटेशन क्या होती है? ओके, और रैंडमली मिक्स एंड मैच करते हैं। अच्छा, अहमद जुबैर, क्या होती है जॉब रोटेशन? डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम जॉब रोटेशन की, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जॉब रोटेशन होती क्या है। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग the flexibility of employees and the variety of work they do by switching from one job to another। जी भाई, ये तो आ गई हमारे पास पूरी डेफिनेशन जॉब रोटेशन की। आप में से किसी को कोई आइडिया जॉब रोटेशन होती क्या है? जी बेटा, किसी को कोई आइडिया जॉब रोटेशन से रिलेटेड? नो वन? देखो, एक चीज याद रखो, हम सबको अल्लाह ने एक बड़े डिफरेंट फॉर्मेट में बनाया, ठीक है? हम सबको एक डिफरेंट तरीका दिया है सोचने का। एट टाइम्स हम सब एक तरह सोचते हैं, बट मेजरली हम सब के पास जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अलग है। इवन अगर मैं एक थंब इंप्रेशन की बात करूं तो अल्लाह ने ये भी सबको अलग अलग दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका सोचने का तरीका सेम? सो एवरीवन थिंक्स इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। जब सब अलग तरीके से सोचते हैं तो सबका जिंदगी गुजारने का तरीका, काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कमाने का तरीका, एवरीथिंग इज डन डिफरेंट। सो व्हेन वी हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम अदर्स, आवर इंटरेस्ट्स आल्सो डिफर। Some people want to be doctors, some want to be engineers, some want to be accountants, some want to be marketeers, some want to be research analysts, etc. 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 हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। अब एट टाइम्स होता क्या है कि आप एक जॉब कर रहे होते हो, लेकिन आपको उस जॉब में मजा नहीं आ रहा होता। आप एक जॉब कर रहे होते हो लेकिन आपको उस जॉब में मजा नहीं आ रहा होता। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन क्या है, वो आपको निकाल दे, कह रही बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको खुदाफिज कर दो और कल से आने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑप्शन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी को लगे यार ये बंदा वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, इसे निकालना नहीं है, ये बंदा वैल्यूएबल एम्प्लॉय से निकालना नहीं है। क्या करें? एक ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कंपनी आपकी जॉब को स्विच कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक बंदा काम करता है, लेट्स सपोज फैजियाब। फैजियाब जो है वो मेरी कंपनी में फाइनेंस देखता है। अब फैजियाब फाइनेंस देख 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 कर बोर हो गया, तंग आ गया।
अब क्या कर सकते हो भाई? एक ऑप्शन तो ये कि मैं फैजियाब को देखूं कि यार वो काम करके बोर हो गया है और उसकी परफॉर्मेंस लो है, निकाल देते। दूसरा ऑप्शन मैंने बोला नहीं यार फैजियाब बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, वो फाइनेंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा लेकिन उसे कंपनी का पार्ट होना चाहिए। तो मैंने फैजियाब के साथ बैठा और मैंने फैजियाब को बोला भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, मैं तुम्हें स्विच कर रहा हूं फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट टू लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आप बोलने में बहुत अच्छे हो, you are very good at speaking, you are very good at convincing people, so I personally think that you should be working in the marketing department. मैंने क्या किया, जॉब को कंप्लीटली क्या किया, रोटेट कर दिया। जॉब को कंप्लीटली, रोटेट का मतलब होता है घुमा देना, रोटेट का मतलब होता है घुमा देना। दिस इज जॉब रोटेशन, व्हेन यू कंप्लीटली स्विच द जॉब ऑफ द एम्प्लॉय। जब आप एम्प्लॉय की जॉब को कंप्लीटली स्विच कर देते हो, दिस इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। एंड यू बिलीव कि यार अगर मैंने एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट कर दिया है तो ये दूसरे काम करते हुए इसको जो है वो परफॉर्मेंस इसकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली जॉब जो है ये सही तरह से नहीं कर पा रहा था। सिंपल। जॉब रोटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? कंफर्म? तो अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ जॉब रोटेशन क्या थी, तो आखिरी का जो वर्ड है रोटेट, इसको याद रखना, ठीक है। रोटेट का मतलब है घुमा देना। तो यहां पर आपने क्या किया, उसकी एम्प्लॉय की जॉब को बिल्कुल घुमा दिया। इधर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इधर वो काम कर करके बोर हो गया था, जो भी था। कंपनी को एम्प्लॉय रिटेन करना था, कंपनी ने बोला मुझे इस एम्प्लॉय को निकालना नहीं है, तो उसको किसी और डिपार्टमेंट में किसी और टास्क पे लगा दिया और पुराना वाला उसने बिल्कुल हटा दिया। ये कहलाती है जॉब रोटेशन, ठीक है जी। इसके बाद एक और नॉन फाइनेंशियल मेथड है हमारे पास, जो मैं आपको करवा चुका हूं, वापस से नहीं करवाऊंगा। जॉब एनरिचमेंट। याद है या भूल गए? मुझे पूरी उम्मीद है आप भूल गए होंगे। अच्छा हुआ किसी ने नहीं बोला हाँ सर आपने कराया नहीं। जॉब एनरिचमेंट कराया किस टॉपिक में? हर्ट्जबर्ग के अंदर कराया ना। काम को डिवाइड करना है, असाइन करना है, कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क करने हैं, उसके बाद फीडबैक लेना है, और जो काम देना है वो कंप्लीट रेंज ऑफ टास्क, एम्प्लॉय की एबिलिटी को इन्हांस करना है, ताकि वो अगर पुराना काम करके बोर हो गया है तो उसके वर्क में थोड़ी सी वैरायटी ऐड हो सके, टू मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। तो ये हम कर चुके हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का, तो जॉब रोटेशन मैंने करा दिया, जॉब एनरिचमेंट हम कर चुके हैं। अब एक चीज और जो आपको करनी है वो करनी है जॉब एनलार्जमेंट। जी बेटा, व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? ओके, और जो काम कर रहे हो वो भी दें और भी काम करो, इसके टास्क बढ़ा दें। शहीद शफकत, व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? टास्क लेवल से ज़्यादा क्यों? कर सकते हैं। राहिम आबिद, व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? अच्छा, और कोई जवाब किसी के पास? उवैस अकबर, व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? आवाज नहीं आ रही।
कोई बात नहीं, जोर से बोल लो थोड़ा, पंखा नहीं बंद हो सका ना। और डेंजिल, जॉब इनलार्जमेंट, वाई? चलिए डेफिनेशन लिख लो और इनलार्जमेंट की मैं समझाता हूं। attempting to increase the scope of a job by broadening or deepening the tasks undertaken। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट कोई आइडिया? जॉब एनरिचमेंट जॉब रोटेशन से रिलेटेड ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या होती है जॉब इनलार्जमेंट? किस तरह से जॉब के डिस्क्रिप्शन को चेंज करना? सलमान, क्या होती है जॉब इनलार्जमेंट? देखो, जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है कि यू ऐड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है? यू ऐड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, इस क्लासरूम की सफाई करता है और पिछले 5 साल से वो क्लासरूम की सफाई करता रहा है। सही है जी। अब हुआ ये है कि वो काम कर करके बोर हो गया। अब हुआ ये कि मैंने उसको बोला कि चलो आप इस रूम की जो सफाई कर रहे थे, आप बराबर वाले रूम की भी सफाई करो। आप जो है वो बराबर वाले रूम की भी सफाई करो। अब इसमें होगा ये कि वो इस रूम की सफाई कर करके बोर हो गया था, तो मैंने जो है वो उसके काम को थोड़ा सा चेंज किया। जब थोड़ा सा चेंज किया तो ही विल फील अ लिटिल डिफरेंट, हेंस हिज वर्क विल स्लाइटली इंप्रूव। ठीक है जी, ही विल फील अ लिटिल डिफरेंट एंड हिज वर्क विल स्लाइटली इंप्रूव। बट ये तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गई। बट इस इनलार्जमेंट में एक प्रॉब्लम है। जब आप अपने एम्प्लॉय को एडिशनल टास्क दोगे तो एम्प्लॉय विल फील और मे फील बर्डन्ड कि यार मुझे एडिशनल टास्क दिया है, तो वो कुछ टाइम तक तो मोटिवेटेड रहेगा, उसके बाद वो नाराज हो जाएगा। ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब। तो ये एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का तरीका है जिसमें आप एम्प्लॉय को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ठीक है, लेकिन जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो वही दी गई है जो उसके लेवल की है। लेकिन एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए डिफरेंट फील होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगी, बट आफ्टर सम टाइम ही विल फील बर्डन्ड एंड देयरफॉर दिस थ्योरी ऑफ एनलार्जमेंट will stop working and employee will have to be moved towards job rotation or the employee will quit।
तो 3 चीजें आपने देखी, रोटेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट। रोटेशन में क्या होता है कि आप एम्प्लॉय की जॉब को कंप्लीटली रोटेट कर देते हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाला और बोला भाई तुम मार्केटिंग में आ जाओ, उसके हिसाब से उसको एक नई जॉब एलोकेट करो। एनरिचमेंट में क्या होता है, पूरा प्रोसेस था, असाइन करना, कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क देना, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो कि उसी लेवल से बेहतर हो, और फिर फीडबैक लेना। इस तरीके से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एनलार्जमेंट में क्या है, आप उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, लेकिन जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उससे एम्प्लॉय कुछ टाइम तक तो सेटिस्फाइड होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद एम्प्लॉय विल फील बर्डन्ड एंड देयरफॉर दिस थ्योरी विल स्टॉप वर्किंग। जी फैजियाब, आपके पास कुछ सवाल था? जॉब एनलार्जमेंट के मतलब कॉन्सिक्वेंसेस में कोई मूवमेंट आ जाएगी? मूवमेंट तो अलग चीज़ थी ना बेटा। मूवमेंट तो हमने ये पढ़ी थी कि जैसे हर्जबर्ग ने बताया था कि वर्किंग कंडीशंस को और पे स्केल को जब आप इम्प्रूव करते हो तो कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसके बाद वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो ये जो कुछ टाइम के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। वो ये था जी। आप जो जॉब रोटेशन का बता रहे थे कि मेरा क्वेश्चन था कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो भी लेकिन वो उस सर्टेन कैटेगरी की जॉब नहीं करना चाह रहा है तो फिर क्या करेंगे? जैसे अगर आईटी में देखो, अगर आपको लगता है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय वैल्यूएबल है और किसी और डिपार्टमेंट में होना चाहिए तो आप उसकी जॉब रोटेट कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। नहीं, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहे मतलब उस डिपार्टमेंट आके उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, वो नहीं काम करना चाहे, अगर आप जॉब रोटेट करते हो। अगर आपका एम्प्लॉय ऑलरेडी मोटिवेटेड है, एक डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब कर रहा है, तो आप उसकी जॉब रोटेट करोगे ही नहीं। क्यों करोगे? अगर मैं एज बिजनेस टीचर पढ़ा रहा हूँ, खुशी खुशी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी सेटिस्फाइड है, मैं भी शौक से पढ़ा रहा हूँ, तो कॉलेज वाले पागल है, मुझे बोलेंगे बराबर वाले कमरे में जाके बायोलॉजी पढ़ा दो। परफॉर्मेंस खराब होगी तो ही मुझे स्विच करने को कहेंगे ना। या तो आई विल अप्रोच द मैनेजमेंट माई सेल्फ आस्किंग देम टू गिव मी द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, विच आई विल नॉट। या फिर मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी तो मैनेजमेंट खुद मुझे अप्रोच कर लेगी। तो इन इधर के केस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस तो मैटर करती है ना। अगर एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और चुपचाप काम कर रहा है तो जॉब रोटेशन नहीं होगी। जी, अगर आपने एम्प्लॉय को हायर किया तो आपने मतलब फाइनेंस में काम करने को बोलेगा और आपका मार्केटिंग हो जाता है, तो वो फाइनेंस में आपने उसको हायर किया एक्सपीरियंस होगा, उसको काम करना है, तो अगर आप मार्केटिंग में डालेंगे तो मार्केटिंग देखो शुरू में क्यों हायर हुआ था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास वैकेंसी उस पोस्ट पे थी, मैंने बोला भाई ये जॉब है, कर लो, बाद में स्विच कर दूंगा। दूसरा, एम्प्लॉय बहुत डेस्परेट था जॉब के लिए, उसने बोला भाई जो मिल रही है कर लो बस, क्योंकि कुछ टाइम बाद रियलाइज़ किया कि नहीं हो सकता। तीसरा ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय शौक से कर रहा था, लेकिन अब वो कर करके बहुत साल हो गए, बोर हो गया, अभी डजंट वांट टू डू इट, ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था बैक इन 2010, बड़ा मज़ा आता था, फुल एनर्जी के साथ आता था। अब 11 साल 12 साल हो गए, अब पढ़ाते तो हैं लेकिन वो खुशी नहीं होती पढ़ाते हुए। पहले बच्चे का स्टार आया था, पागल हो गया था मैं खुशी से। अब इतने स्टार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है, आपको बात खैर हो गई, आते रहते हैं, ये बात है जी। देखो एनलार्जमेंट में विल वर्क फॉर सम टाइम, एनलार्जमेंट में यू ऐड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो कोई बहुत अपस्केल नहीं है। ये रूम की सफाई कर रहा था, बराबर वाले रूम की भी सफाई कर दो। एनरिचमेंट में यू ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अब समथिंग अपस्केल, यानी ये रूम की सफाई कर रहा था, अब तुम चाय भी बना लो, या तुम जो है वो क्लास मैनेजमेंट भी कर लो, अटेंडेंस भी ले लो, थोड़ी सी अपस्केल है एनरिचमेंट में। एग्जैक्टली, तभी मैंने कहा कि इट विल वर्क फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर एवर। एनरिचमेंट में भी ऐसा होता है, एम्प्लॉय मे फील बर्डन्ड, बट होता ही कि एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे एक बेहतर, पहले से बेहतर रोल मिला है, तो मेरे पास प्रोग्रेस करने का चांस है, कि मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कि मुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है। तो एम्प्लॉय के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके वजह से वो काम करने को तैयार हो भी जाता है।
इलाजमेंट होते कह रहे हैं ये सफाई कर रहे हो, वो भी सफाई करो, मैंने कहा यार क्या हो गया, पहले ही इतने सारे काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा चेंज आता है फॉर सम टाइम, एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। सर एक क्वेश्चन है कि मोटिवेशन से रिलेटेड है कि जी। अगर हम वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो जैसे हमने देखा एप्पल का जो हेडक्वार्टर्स है बहुत अच्छा है, तो वहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे या फिर कोई एक छोटी सी जो कंपनी होगी? 1 सेकेंड जी। फिर ये कंफ्यूजन है कि अगर एक छोटी छोटी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कंपेयर टू अगर एक एप्पल हेडक्वार्टर जो बंदा काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होगी और अलाउंसेस वगैरह भी अच्छी होगी, तो ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा वक्त तक मोटिवेटेड कौन है? देखो जो कंपनी है ना एप्पल बहुत ज़्यादा, और जो लोगों को उठाती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं, उनको बहुत बेहतर स्किल्स उनके अंदर ऑलरेडी होती है। एप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, तो वो किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को तो उठाते नहीं है, दे गो फॉर द बेस्ट, और जो बेस्ट होता है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उसके अंदर वैसे ही दूसरों से बेहतर काम करने की पोटेंशियल होती है। एप्पल उनको फर्दर टॉपिंग्स देता है, फर्दर प्लेटफॉर्म देता है काम करने का, तो वो और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एप्पल मेरे आपके जैसे लोगों को हायर नहीं करता। वी नीड टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, हमारे अंदर कोई अलग तरह का कैलिबर या क्लास होगा तो ही एप्पल हमें हायर करेगा। तो इस तरह के लोगों को अगर एप्पल फर्दर और इन्हांस करने के लिए चीज़ें देता है तो उनकी मोटिवेशन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। जी नहीं का सैलरी बढ़ाएंगे, मैंने उस जब हम हर्सबर्ग करे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था इनरिचमेंट में सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, वो कंपनी का मसला है वो बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, लेकिन वी विल नॉट कंसिडर दैट एज पार्ट ऑफ एनरिचमेंट और एनलार्जमेंट बिकॉज हम नॉन फाइनेंशियल पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल नहीं पढ़ रहे। जी कोई और सवाल, किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो ये 3 तरीके थे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के। मूविंग ऑन, अब जरा हम 4th मेथड पर जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के। तो 4th तरीका जो है हमारे पास वो है जॉब रीडिजाइन। सॉरी मैंने रोटेशन लिख दिया। जॉब रीडिजाइन, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम मूव करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। दिस इन्वॉल्व्स restructuring of a job usually with employees involvement and agreement to make work more interesting। अच्छा जी, involves restructuring of a job usually with employees involvement and agreement to make the job more interesting। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? इस प्रोसेस में होता यह है कि कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठती है, उनके साथ डिस्कस करती है और उनको बताती है कि यार आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बुरी है या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या ख़राब जा रही है या लो जा रही है। और फिर कंपनी और एम्प्लॉय दोनों साथ बैठते हैं
कंपनी और एम्प्लॉय दोनों साथ बैठते हैं और दोनों साथ बैठने के बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जॉब को बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जॉब को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से जो कंपनी और एम्प्लॉय मिलकर जॉब को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ठीक है जी। तो अब हाउ इज जॉब रीडिजाइन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? रोटेट में आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया, एनरिचमेंट में नया काम दिया, लेकिन जो नया काम दिया है वो थोड़ा सा अपस्केल है। इनलार्जमेंट में नया काम दिया लेकिन अपस्केल नहीं है, सेम स्केल है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय बर्डन फील करता है और ये थोड़े टाइम के बाद फ्लॉप हो जाता है। रीडिजाइन में एम्प्लॉय और कंपनी साथ बैठते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या वजह है जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस बुरी हो रही है। तो बोथ विल सिट एंड डिस्कस वेज टू मेक द वर्क इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज जो समझ ना आई हो? कंफर्म? इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती ना, ये तो इंटरनल कंपनी का मेथड है। अब आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपकी परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, मैं आपके साथ बैठा मैंने फैजियाब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब जा रही है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, क्या करें? तो मैंने और आपने बैठ के डिस्कस की चीज़ें और मेथड्स बनाए और आपको जो है वो मेथड्स को आपने फॉलो किया, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई। तो उससे कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। रीडिज़ाइन में यू कम्प्लीटली रीडिज़ाइन द जॉब। आप कंप्लीटली एम्प्लॉय के हिसाब से, अपने हिसाब से बिल्कुल एक नया तरीके से उसको जॉब पे वो करते हो, काम करना शुरू करता है। अब रीडिज़ाइन में हो सकता है आप उसका डिपार्टमेंट चेंज करो, रीडिज़ाइन में आप उसको ट्रेनिंग दो, उसके अंदर स्किल सेट डेवलपमेंट करो, रीडिज़ाइन में उसको बिल्कुल ही इट्स गोइंग टू बी रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाके कुछ होगा। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कराए, कंपनी अपनी मर्जी से कराए। जी राइट। अभी आपका सवाल अच्छा है कि जॉब रोटेशन में और रीडिजाइन में क्या फर्क है। रोटेशन में आपने उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया है, सही है, लेकिन वहां पर किसी किस्म का कोई म्यूचुअल डिस्कशन नहीं हो रहा। यहां पर आप एम्प्लॉय के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो, एक अग्रीमेंट बना रहे हो, उसके बाद जाके काम हो रहा है, सही है। नहीं, और भी ये तरीके हैं हमारे पास। नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं। अब जैसे एक तरीका हमारे पास और है, ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को ट्रेन करना, ट्रेन करने से कैसे मोटिवेशन इंप्रूव होती है भाई? हाउ इज मोटिवेशन इंप्रूव्ड बाय ट्रेनिंग? ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जॉब अच्छे से और आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं। उसको लगता है कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, उसको वैल्यूएबल मानती है। ट्रेनिंग में 3-4 चीजें। पहला तो ये कि एम्प्लॉय विल फील इंपॉर्टेंट कि कंपनी मुझ पर पैसा लगा रही है, तो कंपनी मुझ पर पैसा लगा रही है, मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, इस वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। दूसरा, एम्प्लॉय को यह फील होता है कि मेरे अंदर एक नई स्किल आ गई है। एम्प्लॉय को फील होता है मेरे अंदर एक नई स्किल आ गई है, जिसकी वजह से उसका वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तीसरा, हो सकता है एम्प्लॉय जिस तरीके से काम कर रहा था वो तरीका सही नहीं था, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। आपने वो तरीका सही कर दिया, वो काम सही कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। You improved his working methodology. So when you improve the working methodology, automatically the performance will improve. सही है ना? तो ट्रेनिंग भी एक तरीका है मोटिवेशन इंप्रूव करने का। तो ट्रेनिंग के थ्रू भी
मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सही है ना। अब ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है? एजुकेटिंग द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस। Educating the employee to improve their work performance और develop new skills। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का। सिमिलरली फिर एक तरीका और है हमारे पास, क्वालिटी सर्कल्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच क्वालिटी सर्कल्स। जी भाई, किसी को आइडिया क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? Does anyone have any idea what quality circles are? कोई आइडिया नहीं है। राहिम, कुछ पता है क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं? ओ लेवल्स में भी नहीं पढ़ा। चलो जी, पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद जो है फिर हम मूव करते हैं। Voluntary groups of workers who meet regularly to discuss work related problems and issues। क्वालिटी सर्कल में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं। अब वो डेली हो जाए, वीकली हो जाए, या जो भी उसका एक फॉर्मेट होता है, वो रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है जी। और जब वो मिलते हैं तो वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के तरीके लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो रेगुलरली मिलते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि किन किन तरीके से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, या वर्क रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये होता है हमारे पास क्वालिटी सर्कल। किसी को कोई प्रॉब्लम क्वालिटी सर्कल के अंदर? कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा जी, फिर एक तरीका हमारे पास और है, नंबर 6। वर्कर 1 2 3 4 5 6 ही तो है। अच्छा सॉरी, नंबर 7 हो गया, कोई बात नहीं। चलो, वर्कर पार्टिसिपेशन, ये समझाने की जरूरत है। लीडरशिप स्टाइल्स किए थे मैंने आपको बताया था। ऑटोक्रेटिक में लीडर सारी पावर अपने पास रखता है, यस और नो? उसमें एक डिसएडवांटेज क्या बताया था? एम्प्लॉय मोटिवेशन खराब होती है। फिर मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जहां पर वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। उसके डिसएडवांटेजेस अपनी जगह के, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है और हर डिसीजन में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन साथ में ये भी बताया था कि दैट इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोटिवेशन, बताया था। तो ये वही बात कर रहा है वर्कर पार्टिसिपेशन की। एक और तरीका एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन इंप्रूव करने का ये है कि एम्प्लॉयज़ को आप डिसीजन मेकिंग में या दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाओ, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देता हूँ, वर्कर्स आर actively encouraged to become involved in decision making within the organization. ठीक है जी, क्लियर है? ये मुश्किल तो नहीं है। ये अब 7th या हम 8th करने जा रहे हैं, राइट? अच्छा जी, 8वां जो है हमारे पास वो है टीम वर्किंग। ये भी बड़ा आसान है। यू मेक टीम्स, ठीक है, एम्प्लॉयज को टीम्स में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। एंड व्हेन एम्प्लॉयज आर ऑर्गेनाइज्ड इन टीम्स, everyone is working and trying to make sure that their team member performs well. So when they are working in teams, it creates a sense of belonging to their team members, which helps them improve their performance. बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये टीम वर्क। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप टीम वर्क की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स अंडरटेक कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क। आपने टीम्स बना दी और टीम्स के अंदर जो है वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। Production is organized so that groups of workers undertake complete units of work. So that groups of workers undertake complete units of work. ठीक हो गया जी? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? कंफर्म?